तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होम अलाइन नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि एक बेहतरीन मूवी है और स्पेशली ये एक फैमिली कॉमेडी मूवी है। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। होम अलोन 3 1997 की अमेरिकी पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा गोस्नेल ने अपने निर्देशन में किया है। जॉन ह्यूजेस द्वारा लिखित और सहनिर्मित और एलेक्स डी लिंच और हैविलैंड मॉरिस द्वारा अभिनीत। कहानी 8 वर्षीय लड़के एलेक्स प्रूइट पर आधारित है, जो उत्तर कोरियाई आतंकवादी संगठन के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के एक खतरनाक समूह से अपने घर की रक्षा करता है। यह होम अलोन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है जो क्रिसमस के दौरान सेट नहीं है और पहली ऐसी फिल्म है जिसमें पहली 2 होम अलोन फिल्मों, निर्देशक क्रिस कोलंबस या संगीतकार जॉन विलियम्स के किसी भी कलाकार को शामिल नहीं किया गया है। सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली आखिरी होम अलोन फिल्म है। फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। होम अलोन 3 के बाद 2002 में टेलीविजन के लिए एक सीक्वल होम अलोन 4 टेकिंग बैक द हाउस बनाया गया। कथानक पीटर ब्यूप्रे, एलिस रिबन्स, बर्टन जेर्निगन और अर्ल उंगर 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी है जो उत्तर कोरिया से जुड़े हांगकांग स्थित आतंकवादी संगठन के लिए काम करते हैं। सिलिकॉन वैली में वे $10 मिलियन की मिसाइल क्लोकिंग माइक्रोचिप चुराते हैं और इसे सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा से बचने के लिए रिमोट नियंत्रित खिलौना कार के अंदर छिपा देते हैं। हालांकि श्रीमती हेस नामक एक यात्री अनजाने में अपराधियों का बैग ले लेती है जिसमें कार है, यह सोचकर कि यह उसका सामान बैग है। अपराधी शिकागो पहुंचते हैं और चिप को खोजने के लिए हेस के उपनगरीय इलाके में व्यवस्थित रूप से हर घर की तलाशी लेते हैं। 8 वर्षीय एलेक्स प्रूइट को हेस द्वारा उसके ड्राइववे को साफ करने के भुगतान के रूप में खिलौना कार दी जाती है। वह घर लौटता है और पाता है कि उसे चेचक है और उसे स्कूल नहीं जाना है। अगले दिन एलेक्स अपने पड़ोसियों पर जासूसी करते हुए अपराधियों को खोज लेता है और पुलिस को फोन करता है, लेकिन वे मदद करने में असमर्थ होते हैं। एलेक्स कार में एक कैमरा लगाता है और इसका उपयोग उन पर जासूसी करने के लिए करता है, जिसके कारण अपराधी इसे देखते ही उसका पीछा करते हैं। आश्चर्य है कि वे खिलौना कार से क्या चाहते हैं। एलेक्स इसे खोलता है और चोरी की गई चिप की खोज करता है। वह स्थानीय यूएस एयरफोर्स भर्ती केंद्र को इस खोज के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या वे चिप के बारे में जानकारी अधिकारियों को भेज सकते हैं। अपराधियों को पता चलता है कि एलेक्स उन्हें देख रहा है और वे प्रूइट के घर में घुसने का फैसला करते हैं। एलेक्स अपने पालतू चूहे डोरिस और अपने भाई स्टेन के तोते की मदद से घर में हाथ से बने जाल बिछाता है। अपराधी घर में घुस जाते हैं और जाल से कई तरह की चोटें खाते हैं। जब समूह घर के चारों ओर एलेक्स का पीछा करता है तो वह भाग जाता है और हेस को बचाता है, जिसे रिबन्स ने उसके गैरेज में एक कुर्सी पर टेप से बांध दिया है। ब्यूप्रे एलेक्स पर घात लगाता है, लेकिन एलेक्स उसे डराने के लिए ग्लॉक जैसी दिखने वाली बबल गन का इस्तेमाल करता है। बाद में एफबीआई एजेंट और पुलिस वहां पहुंचते हैं और भर्ती केंद्र से सूचना मिलने पर रिबन्स, जर्निगन और अंगर को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि ब्यूप्रे पिछवाड़े में एक अस्थायी बर्फ के किले में छिप जाता है। स्टेन का तोता उसे खोज लेता है और अंदर चारों ओर पटाखे जलाकर धमकी देता है। ब्यूप्रे चुप रहने के बदले में एक पटाखा देता है, लेकिन तोता 2 मांगता है। चूंकि ब्यूप्रे के पास केवल एक ही पटाखा है, इसलिए तोता पटाखे जलाता है, जिससे अधिकारियों को ब्यूप्रे के स्थान के बारे में पता चल जाता है। उस शाम प्रूइट्स, श्रीमती हेस और अधिकारी एलेक्स के लिए एक उत्सव मनाते हैं, क्योंकि प्रूइट्स के घर की मरम्मत की जा रही है। एलेक्स के पिता जैक एक व्यापारिक यात्रा से घर लौट रहे हैं। पुलिस विभाग में अपराधियों को उनके मुगशॉट्स के दौरान एलेक्स की तरह चेचक का संक्रमण होता हुआ दिखाया गया है। गालना एलेक्स डी लिंच, एलेक्स प्रूइट, एक 8 वर्षीय लड़का। ओलेग क्रूपा, पीटर ब्यूप्रे,
अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का नेता हैविलैंड मॉरिस, एलेक्स की मां करेन प्रूइट के रूप में डेविड थॉर्नटन, अर्ल अनगर, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का एक सदस्य स्कारलेट जोहानसन, मॉली प्रूइट, एलेक्स की बड़ी बहन के रूप में लेनी वॉन डोहलेन, बर्टन जेर्निगन, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का एक सदस्य मैरियन सेल्डेस, श्रीमती हेस, प्रूइट परिवार की एक बुजुर्ग पड़ोसी रिया किहलस्टेड, एलिस रिबन्स, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की एकमात्र महिला सदस्य केविन किल्नर, जैक प्रूइट, एलेक्स के पिता सेट स्मिथ, स्टेन प्रूइट, एलेक्स के बड़े भाई बैक्सटर हैरिस, पुलिस कप्तान जैक्सन, क्रिस्टोफर करी, एफबीआई एजेंट स्टकी, एक एफबीआई एजेंट जो 7 साल से ब्यूप्रे के पीछे पड़ा है, जेम्स सेटो, मोब बॉस, आतंकवादी संगठन का एक इकाई नेता जिसके प्रति ब्यूप्रे का समूह जवाबदेह है, पैट हीली, एफबीआई विशेष एजेंट रोजर्स, स्टकी के साथ काम करने वाला एक एफबीआई एजेंट, नील फ्लिन, निक जेंट्स, टोनी मॉकस जूनियर और जेम्स चिसेम पुलिस अधिकारी के रूप में, फ्रीमैन कॉफी यूएसएएफ भर्ती अधिकारी के रूप में, एड्रियन डंकन, फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में, जेनिफर ए डेली, पुलिस फोटोग्राफर, डेरेन टी नॉस, तोते की आवाज के रूप में जो स्टैन का एक बोलने वाला तोता है। उत्पादन होम अलोन 3 को होम अलोन 2, लॉस्ट इन न्यूयॉर्क के साथ ही पेश किया गया था और दोनों फिल्मों का निर्माण एक साथ किया जाना था, हालांकि वे योजनाएं विफल हो गईं। तीसरी होम अलोन फिल्म के विचार को 1990 के दशक के मध्य में पुनर्जीवित किया गया था। शुरुआती ड्राफ्ट में मैकॉले कल्किन को किशोर केविन मैककेलिस्टर की भूमिका को फिर से निभाने के लिए कहा गया था। हालांकि 1994 तक कल्किन ने अभिनय से विराम ले लिया था। परिणामस्वरूप इस विचार को फिर से तैयार किया गया, जिसमें पात्रों की एक नई कास्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया। 3. इसका फिल्मांकन शिकागो और इवांस्टन, इलिनोइस में किया गया था तथा फिल्म के आरंभ में हवाई अड्डे के दृश्यों को ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 2 अलग-अलग सभागारों में फिल्माया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 2 दिसंबर 1996 को शुरू हुई और फिल्मांकन 22 मार्च 1997 को समाप्त हुआ। फॉक्स फैमिली फिल्म्स 20वीं सेंचुरी फॉक्स का वह विभाग था जो फिल्म के निर्माण के लिए जिम्मेदार था। होम अलोन 3 को 2 जून 1998 को VHS और लेजरडिस्क 5 पर और 3 नवंबर 1998 को DVD पर रिलीज किया गया था, जिसे बाद में दिसंबर 2007 में फिर से जारी किया गया और होम अलोन मल्टीपैक के हिस्से के रूप में 2006 और 2008 में, जबकि DVD फिल्म को अपने मूल वाइडस्क्रीन प्रारूप 1.851 में प्रस्तुत करती है। इसे गैरेनामॉर्फिक 4:3 मैट में प्रस्तुत किया जाता है। स्वागत। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने दुनिया भर में 79,082,515 की कमाई की। 2. आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमाटोज पर होम अलोन 3 को 26 समीक्षाओं के आधार पर 32% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 4.6 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, मैकाले कल्किन के असाधारण करिश्मे को इस खोखले सीक्वल में बहुत याद किया जाता है, जो व्यापक कॉमेडी पर 2 गुना जोर देता है, जबकि उन सभी हॉलमार्क का अभाव है जो मूल को एक क्लासिक बनाते हैं। 6. सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 7. शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और कहा कि उन्हें यह ताज़ा, बहुत मज़ेदार और पहले 2 से बेहतर लगी। 8. पुरस्कार फिल्म को सबसे खराब रीमेक या सीक्वल के लिए गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जो स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल से हार गई थी। 9. उपन्यासीकरण पटकथा पर आधारित एक उपन्यासीकरण टॉड स्ट्रेसर द्वारा लिखा गया था और 1997 में फिल्म के साथ ही स्कोलास्टिक द्वारा प्रकाशित किया गया था। ISBN 0-590-957-120। राजा रेमंड गोस्नेल,
जन्म 9 दिसंबर 1958। एक अमेरिकी फिल्म संपादक और निर्देशक है। उन्हें कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में नेवर बीन किस्ड 1999, बिग मॉमा हाउस 2000, दो स्कूबीडू फिल्में 2002 और 2004, होम अलोन 3 1997, योर्स माइन एंड अवर्स 2005 और दो स्मर्फ्स फिल्में 2011 और 2013 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। गोस्नेल का नाम उनके पिता के मित्र राजा मोहिदीन के नाम पर रखा गया है। 2. उनका जन्म 9 दिसंबर 1958 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। 3. आजीविका। गोस्नेल का करियर 1980 में शुरू हुआ जब उन्होंने निर्देशक रॉबर्ट ऑल्टमैन के साथ पोपे पर सहायक संपादक के रूप में काम किया। संपादक के रूप में उनका पहला एकल क्रेडिट फिल्म द साइलेंस पर था। इसके बाद गोस्नेल ने कई फिल्मों में संपादक के रूप में काम किया, जिनमें टीन वुल्फ 2, प्रिटी वुमन और रूकी ऑफ द ईयर शामिल है। 3. उन्हें निर्देशक क्रिस कोलंबस के साथ उनके सहयोग के लिए भी जाना जाता है, जिनके लिए उन्होंने होम अलोन 1990, होम अलोन 2, लॉस्ट इन न्यूयॉर्क 1992 और मिसेस डाउटफायर 1993 फिल्मों का संपादन किया। 3. गोस्नेल ने होम अलोन 3 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जब उन्हें पता चला कि लेखक और निर्माता जॉन ह्यूजेस इस परियोजना के लिए निर्देशक की तलाश कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने और अधिक नाटकीय फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें नेवर बीन किस्ड 1999, बिग मॉमा हाउस 2000, स्कूबी डू 2002, बेवर्ली हिल्स चिहुआहुआ 2008 और द स्मर्फ्स 2011 और इसका सीक्वल द स्मर्फ्स 2 2013 शामिल है। 3. जबकि उनकी कई फिल्मों को आलोचकों से खराब प्रतिक्रिया मिली है, वे आमतौर पर बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही है। 2021 में गोस्नेल ने अपने बेटे ब्रैडली को गन एंड ए होटल बाइबल में एलिसिया जॉय लेब्लांक के साथ सहनिर्देशित किया। उद्धरण वांछित फिल्मोग्राफी। निदेशक चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वर्ष शीर्षक नोट्स संदर्भ 1997 होम अलोन 3 4, 1999 कभी चूमा नहीं गया 5, 2000 बड़ी माँ का घर 4, 2002 स्कूबी डू, 2004 स्कूबी डू 2 मॉन्स्टर्स अनलीश्ड, 2005 आपका मेरा और हमारा, 2008 बेवर्ली हिल्स चिहुआहुआ। होम अलोन 1990 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन क्रिस कोलंबस ने किया है और जॉन ह्यूजेस ने इसे लिखा और निर्मित किया है। होम अलोन फ्रेंचाइज की पहली फिल्म में मैकॉले कल्किन ने केविन मैककेलिस्टर की भूमिका निभाई है, जो एक 8 वर्षीय लड़का है जो अपने शिकागो स्थित घर को लुटेरों के एक जोड़े द्वारा घर पर किए गए आक्रमण से बचाता है, जब उसका परिवार क्रिसमस की छुट्टियों में उसे पेरिस में भूल जाता है। कलाकारों में जो पेश की, डैनियल स्टर्न, जॉन हर्ड और कैथरीन ओहारा भी शामिल है। ह्यूजेस ने छुट्टियों के दौरान होम अलोन की कल्पना की। वार्नर ब्रदर्स को मूल रूप से फिल्म का वित्तपोषण और वितरण करना था। हालांकि वार्नर ब्रदर्स ने अपने निर्धारित बजट से अधिक उत्पादन के बाद इसे बंद कर दिया। ह्यूजेस के साथ बैठकों के बाद 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने जिम्मेदारी संभाली। कोलंबस और कल्किन को जल्द ही काम पर रखा गया। फिल्मांकन फरवरी और मई 1990 के बीच इलिनॉइस के विभिन्न स्थानों पर हुआ। होम अलोन का 10 नवंबर 1990 को 1000 सिनेमाघरों में एक गुप्त पूर्वावलोकन हुआ था और यह 16 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म का स्वागत शुरू में मिलाजुला था, बाद के वर्षों में इसके कलाकारों, हास्य और संगीत की प्रशंसा के साथ स्वागत आम तौर पर सकारात्मक रहा है। होम अलोन ने दुनिया भर में $476.7 मिलियन की कमाई की, जो 1990 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने कल्किन को एक बाल कलाकार बना दिया और यह 2 दशकों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लाइव एक्शन कॉमेडी थी। इसे 2 अकादमी पुरस्कार
और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। होम अलोन को तब से सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस फिल्मों में से एक माना जाता है। कथानक: मैककेलिस्टर परिवार पेरिस में क्रिसमस मनाने की तैयारी करता है। प्रस्थान से एक रात पहले शिकागो उपनगर में केट और पीटर के घर पर इकट्ठा होता है। केट और पीटर के सबसे छोटे बेटे केविन को उसकी अपरिपक्वता के कारण उसके भाई-बहनों और चचेरे भाई-बहनों द्वारा उपहास किया जाता है। केविन अनजाने में अपने सबसे बड़े भाई बज के साथ हाथापाई के बाद परिवार के खाने को बर्बाद कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप केट उसे अटारी में भेज देती है। केविन अपनी मां को बाकी परिवार को उसके साथ झगड़ा करने की अनुमति देने के लिए डांटता है और चाहता है कि उसका परिवार गायब हो जा। रात के दौरान तेज हवाओं के कारण बिजली गुल हो जाती है, जिससे अलार्म घड़ियां खराब हो जाती है और परिवार देर तक सोता रहता है। हवाई अड्डे पर पहुंचने की उलझन और हड़बड़ी में केविन गलती से पीछे छूट जाता है। केविन घर खाली पाता है और परिवार की गाड़ियां अभी भी गैरेज में है, इस बात से अनजान कि उन्होंने हवाई अड्डे पर जाने के लिए वैन किराए पर ली थी। यह सोचकर कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है, वह अपनी नई मिली आज़ादी से बहुत खुश है। बाद में केविन अपने सन की पड़ोसी ओल्ड मैन मार्ले से डर जाता है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह एक सीरियल किलर है जिसका उपनाम साउथ बेंड शॉवेल स्लेयर है, जिसने अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी। मैककेलिस्टर के घर पर जल्द ही वेट बैंडिट्स, हैरी और मार्व चोरों की एक जोड़ी द्वारा पीछा किया जाता है, जो पड़ोस के अन्य खाली घरों में सेंध लगाते रहे हैं। केविन उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि उसका परिवार अभी भी घर पर है, जिससे उन्हें मैककेलिस्टर के घर को लूटने की अपनी योजना को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केट को बीच उड़ान में पता चलता है कि केविन पीछे रह गया है और पेरिस पहुंचने पर परिवार को पता चलता है कि अगले 2 दिनों के लिए सभी उड़ानें बुक हो चुकी है और शिकागो में घर पर फोन लाइनें अभी भी बंद है। पीटर और बाकी परिवार पेरिस में अपने भाई रॉब के अपार्टमेंट में रुकते हैं, जबकि केट हवाई अड्डे पर रहती है। शिकागो के लिए उड़ान बुक करने में असमर्थ केट एक जोड़े को उसके साथ टिकट बदलने के लिए मना लेती है। जब वह अंततः अमेरिका पहुंचती है, तो वह एक यात्रा करने वाले पोल्का बैंड के प्रमुख सदस्य गस पोलिंस्की से मिलती है, जो उसे मिल्वॉकी के रास्ते में एक चलती वैन में उनके साथ शिकागो जाने की पेशकश करता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हैरी और मार्व को आखिरकार एहसास होता है कि मैककेलिस्टर के घर में सिर्फ केविन ही है, और केविन उन्हें उस रात घर में घुसने की योजना पर चर्चा करते हुए सुनता है। केविन को अपने परिवार की याद आने लगती है और वह स्थानीय सांता क्लॉज के प्रतिरूपणकर्ता से पूछता है कि क्या वह उन्हें क्रिसमस पर वापस ला सकता है। वह चर्च जाता है और एक गायक मंडली का प्रदर्शन देखता है, अंततः मार्ले से फिर से मिलता है, जो साबित करता है कि उसके बारे में अफवाहें झूठी है। मार्ले गायक मंडली में अपनी पोती की ओर इशारा करता है और बताता है कि वह उससे कभी नहीं मिला है, क्योंकि वह उसके अलग हुए बेटे की बेटी है। केविन का सुझाव है कि मार्ले को अपने बेटे के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। होम अलोन 1990 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन क्रिस कोलंबस ने किया है और जॉन ह्यूजेस ने इसे लिखा और निर्मित किया है। होम अलोन फ्रेंचाइज की पहली फिल्म में मैकॉले कल्किन ने केविन मैककेलिस्टर की भूमिका निभाई है, जो एक 8 वर्षीय लड़का है जो अपने शिकागो स्थित घर को लुटेरों के एक जोड़े द्वारा घर पर किए गए आक्रमण से बचाता है, जब उसका परिवार क्रिसमस की छुट्टियों में उसे पेरिस में भूल जाता है। कलाकारों में जो पेस्की, डैनियल स्टर्न, जॉन हर्ड और कैथरीन ओहारा भी शामिल है। ह्यूजेस ने छुट्टियों के दौरान होम अलोन की कल्पना की। वार्नर ब्रदर्स को मूल रूप से फिल्म का वित्तपोषण और वितरण करना था। हालांकि वार्नर ब्रदर्स ने अपने निर्धारित बजट से अधिक उत्पादन के बाद इसे बंद कर दिया। ह्यूजेस के साथ बैठकों के बाद 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने जिम्मेदारी संभाली। कोलंबस और कल्किन को जल्द ही काम पर रखा गया। फिल्मांकन फरवरी और मई 1990 के बीच इलिनॉइस के विभिन्न स्थानों पर हुआ। होम अलोन का 10 नवंबर 1990 को 1000 सिनेमाघरों में
एक गुप्त पूर्वावलोकन हुआ था और यह 16 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म का स्वागत शुरू में मिला-जुला था, बाद के वर्षों में इसके कलाकारों, हास्य और संगीत की प्रशंसा के साथ स्वागत आम तौर पर सकारात्मक रहा है। होम अलोन ने दुनिया भर में $476.7 मिलियन की कमाई की, जो 1990 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने कल्किन को एक बाल कलाकार बना दिया और यह 2 दशकों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लाइव एक्शन कॉमेडी थी। इसे 2 अकादमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। होम अलोन को तब से सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस फिल्मों में से एक माना जाता है। कथानक: मैककेलिस्टर परिवार पेरिस में क्रिसमस मनाने की तैयारी करता है। प्रस्थान से एक रात पहले शिकागो उपनगर में केट और पीटर के घर पर इकट्ठा होता है। केट और पीटर के सबसे छोटे बेटे केविन को उसकी अपरिपक्वता के कारण उसके भाई-बहनों और चचेरे भाई-बहनों द्वारा उपहास किया जाता है। केविन अनजाने में अपने सबसे बड़े भाई बज के साथ हाथापाई के बाद परिवार के खाने को बर्बाद कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप केट उसे अटारी में भेज देती है। केविन अपनी मां को बाकी परिवार को उसके साथ झगड़ा करने की अनुमति देने के लिए डांटता है और चाहता है कि उसका परिवार गायब हो जाए। रात के दौरान तेज हवाओं के कारण बिजली गुल हो जाती है, जिससे अलार्म घड़ियां खराब हो जाती है और परिवार देर तक सोता रहता है। हवाई अड्डे पर पहुंचने की उलझन और हड़बड़ी में केविन गलती से पीछे छूट जाता है। केविन घर खाली पाता है और परिवार की गाड़ियां अभी भी गैरेज में है, इस बात से अनजान कि उन्होंने हवाई अड्डे पर जाने के लिए वैन किराए पर ली थी। यह सोचकर कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है, वह अपनी नई मिली आज़ादी से बहुत खुश है। बाद में केविन अपने सन की पड़ोसी ओल्ड मैन मार्ले से डर जाता है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह एक सीरियल किलर है जिसका उपनाम साउथ बेंड शॉवेल स्लेयर है, जिसने अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी। मैककेलिस्टर के घर पर जल्द ही वेट बैंडिट्स, हैरी और मार्व, चोरों की एक जोड़ी द्वारा पीछा किया जाता है, जो पड़ोस के अन्य खाली घरों में सेंध लगाते रहे हैं। केविन उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि उसका परिवार अभी भी घर पर है, जिससे उन्हें मैककेलिस्टर के घर को लूटने की अपनी योजना को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केट को बीच उड़ान में पता चलता है कि केविन पीछे रह गया है और पेरिस पहुंचने पर परिवार को पता चलता है कि अगले 2 दिनों के लिए सभी उड़ानें बुक हो चुकी है और शिकागो में घर पर फोन लाइनें अभी भी बंद है। पीटर और बाकी परिवार पेरिस में अपने भाई रॉब के अपार्टमेंट में रुकते हैं, जबकि केट हवाई अड्डे पर रहती है। शिकागो के लिए उड़ान बुक करने में असमर्थ, केट एक जोड़े को उसके साथ टिकट बदलने के लिए मना लेती है। जब वह अंततः अमेरिका पहुंचती है, तो वह एक यात्रा करने वाले पोल्का बैंड के प्रमुख सदस्य गस पोलिंस्की से मिलती है, जो उसे मिल्वॉकी के रास्ते में एक चलती वैन में उनके साथ शिकागो जाने की पेशकश करता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हैरी और मार्व को आखिरकार एहसास होता है कि मैककेलिस्टर के घर में सिर्फ केविन ही है, और केविन उन्हें उस रात घर में घुसने की योजना पर चर्चा करते हुए सुनता है। केविन को अपने परिवार की याद आने लगती है और वह स्थानीय सांता क्लॉज के प्रतिरूपणकर्ता से पूछता है कि क्या वह उन्हें क्रिसमस पर वापस ला सकता है। वह चर्च जाता है और एक गायक मंडली का प्रदर्शन देखता है, अंततः मार्ले से फिर से मिलता है, जो साबित करता है कि उसके बारे में अफवाहें झूठी है। मार्ले गायक मंडली में अपनी पोती की ओर इशारा करता है और बताता है कि वह उससे कभी नहीं मिला है, क्योंकि वह उसके अलग हुए बेटे की बेटी है। केविन का सुझाव है कि मार्ले को अपने बेटे के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। सिनेमेटोग्राफर जूलियो मैकेट ने याद किया कि कल्किन की तुलना में पेस्की के साथ काम करना अधिक कठिन था। वृद्ध अभिनेता का मानना था कि कुछ संवाद उनकी अभिनय क्षमता के अनुरूप गुणवत्ता के नहीं थे। उन्हें शुरुआती यूनिट कॉल से भी नाराजगी थी, क्योंकि वे उन्हें अपना दिन 9 होल के गोल्फ से शुरू करने से रोकते थे, जैसा कि वह करना पसंद करते थे। 6. जब उन्होंने एक दिन सहायक निर्देशक को इस बारे में शिकायत करने के लिए कॉलर से पकड़ लिया, तो उनके राउंड को समायोजित करने के लिए
दैनिक कॉल का समय सुबह 7 से 9 बजे तक बढ़ा दिया गया। 30 शेड्यूल के दूसरे छोर पर चालक दल के पास कई रात के दृश्यों को फिल्माने के लिए सीमित समय था, क्योंकि कल्किन अपनी उम्र के कारण रात 10 बजे से बाद में काम नहीं कर सकते थे। 10 पेस्की ने 2022 में कल्किन के साथ काम करने के बारे में लोगों को दिए एक साक्षात्कार में कहा, मैंने गतिशीलता बनाए रखने के लिए जानबूझकर उनके साथ अपनी बातचीत को सीमित कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि स्क्रीन पर ऐसा न लगे कि हम किसी भी तरह से दोस्ताना थे, ताकि प्रतिकूल संबंधों की अखंडता को बनाए रखा जा सके। 31 सेट पर पेस्की और स्टर्न दोनों को गाली देने से बचना मुश्किल था, जो पेस्की के लिए कष्टप्रद हो गया, क्योंकि कल्किन भी सेट पर थे। वास्तव में केवल 2 गाली शब्द जो फिल्म में शामिल थे, वे थे शिट, जिसे डैनियल स्टर्न ने गलती से कहा था जब उनका जूता पालतू जानवरों के दरवाजे से गिर गया था, और हेल, जिसे पेस्की और स्टर्न दोनों ने केविन के जाल से गुजरने के बाद अपने पात्रों का सामना करने के बाद कहा था, और जॉनी ने एंजेल्स विद फिल्टी सोल्स में स्नेक्स के चरित्र के लिए कहा था। 32 पेस्की द्वारा कार्टून गाली या धमकी भरे बकवास के उपयोग ने लूनी ट्यून्स के चरित्र योसेमाइट सैम से तुलना की। 33 फिल्म के स्टंट ने शूटिंग के दौरान क्रू के लिए तनाव भी पैदा किया। कोलंबस ने कहा, हर बार जब स्टंट करने वाले लोग ऐसा कोई स्टंट करते थे तो वह मजेदार नहीं होता था। हम इसे देखते थे और मैं बस प्रार्थना करता था कि वे लोग जीवित हों। 34 स्टंट मूल रूप से सुरक्षा हार्नेस के साथ तैयार किए गए थे, लेकिन कैमरे पर उनकी दृश्यता के कारण फिल्म के अंतिम स्टंट उनके बिना किए गए थे। 10 ट्रॉय ब्राउन और लियोन डेलाने क्रमशः पेस्की और स्टर्न के लिए स्टंटमैन थे। 35 हैरी द्वारा केविन की उंगली काटने की कोशिश करने वाले दृश्य के लिए एक रिहर्सल के दौरान पेस्की और कल्किन के बीच चोट लग गई थी। कल्किन के चेहरे पर अभी भी निशान है। 12 स्टर्न के चेहरे पर चलने वाला टारेंट्यूला असली था। 35 ट्रेसी का किरदार निभाने वाली सेंटा मोसेस ने 2020 में याद किया कि शूट करने के लिए सबसे मुश्किल दृश्यों में से एक परिवार का ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए भागना था। हालांकि यह लंबे समय तक नहीं चलता है, लेकिन इसे फिल्माने में कई दिन लग गए। हजारों एक्स्ट्रा कलाकार थे, सभी को कुशलता से कोरियोग्राफ किया गया था ताकि हम में से कोई भी अमेरिकन एयरलाइंस टर्मिनल से पूरी गति से दौड़ने के दौरान खतरे में न पड़े, उन्होंने हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया। और हम पूरी गति से दौड़े। कभी कभी हम एक दूसरे से टकरा जाते थे, जैसे एक्सप्रेसवे पर कई कारों का ढेर, और बस हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। बहुत सारे सेटअप थे और आपदा के क्षण बाल बाल बच गए, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार किसी को चोट नहीं लगी। 36 संगीत मुख्य लेख होम अलोन ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। कोलंबस ने शुरू में उम्मीद जताई थी कि ब्रूस ब्रॉटन फिल्म के लिए संगीत तैयार करेंगे और शुरुआती पोस्टरों में उन्हें संगीतकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि ब्रॉटन द रेस्क्यूर्स डाउन अंडर 1990 में व्यस्त थे और उन्हें अंतिम समय में इसे रद्द करना पड़ा। 10 कोलंबस बाद में स्टीवन स्पीलबर्ग से संपर्क करने में सक्षम थे, जिन्होंने उन्हें अंतिम स्कोर बनाने के लिए जॉन विलियम्स से संपर्क करने में मदद की। 10 पारंपरिक क्रिसमस गाने जैसे ओ होली नाइट और कैरोल ऑफ द बेल्स फिल्म में प्रमुखता से दिखाए गए हैं। साथ ही फिल्म का थीम गीत समवेयर इन माई मेमोरी भी है। साउंड ट्रैक को सोनी क्लासिकल रिकॉर्ड्स द्वारा 4 दिसंबर 1990 को कैसेट पर रिलीज किया गया था। 37 और 27 मई 2015 को सीडी पर। 38 मुक्त करना थिएट्रिकल होम अलोन की 10 नवंबर 1990 को लगभग 1000 सिनेमाघरों में एक झलकी दिखाई गई। अग्रिम स्क्रीनिंग सफल रही, जिसमें 5% पूर्वावलोकन दर्शक अगले सप्ताह इसकी आधिकारिक रिलीज के लिए वापस आए। मूल रूप से थैंक्सगिविंग सप्ताहांत पर रिलीज होने वाली थी। 3 मेन एंड ए लिटिल लेडी के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसकी शुरुआती तारीख को आगे लाया गया। 39 इसे 16 नवंबर 1990 को व्यापक रिलीज दिया गया। 40
ह्यूजेस ने पैट्रिक रीड जॉनसन को निर्देशन के लिए कहा था, लेकिन वह स्पेस इन्वेडर्स 1990 के निर्देशन के लिए प्रतिबद्ध थे। 7. उन्होंने क्रिस कोलंबस की ओर रुख किया, जिन्होंने मुख्य अभिनेता चेवी चेज के साथ व्यक्तित्व संघर्ष के कारण शूटिंग शुरू होने से पहले नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन 1989 छोड़ दिया था, जिसके बारे में कोलंबस ने कहा था कि वह उनके साथ गंदगी की तरह व्यवहार करता है। 8. ह्यूजेस ने उन्हें होम अलोन और रीच द रॉक 1998 दोनों की पटकथाएं दीं। कोलंबस ने होम अलोन का निर्देशन करना चुना क्योंकि उन्हें यह अधिक मजेदार लगा और उन्हें क्रिसमस थीम पसंद आई। 9. 10. कोलंबस ने पटकथा का एक बिना श्रेय के पुनर्लेखन किया। उनके योगदानों में ओल्ड मैन मार्ले का चरित्र था। डलाई मैकाले कल्किन 1991 में चित्रित इस फिल्म के बाल कलाकार थे। ह्यूजेस ने कोलंबस को सुझाव दिया कि वे केविन के रूप में मैकाले कल्किन को कास्ट करें, क्योंकि अंकल बक 1989 की शूटिंग के दौरान उनके अनुभव के कारण। कोलंबस ने इस भूमिका के लिए 200 अन्य अभिनेताओं से मुलाकात की, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनकी निर्देशकीय जिम्मेदारी थी। 10. 12. जॉन मुलैनी को बच्चों के स्केच कॉमेडी समूह में स्काउट किए जाने के बाद केविन की भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके माता-पिता ने इस अवसर से इनकार कर दिया। 13. कोलंबस ने आखिरकार कल्किन से मुलाकात की और सहमति व्यक्त की कि वह सही विकल्प थे। 10. रॉबर्ट डी नीरो और जॉन लोविट्ज द्वारा हैरी की भूमिका को ठुकराने के बाद जो पेसी ने इसे स्वीकार कर लिया। 14. अंकल फ्रैंक की भूमिका केल्सी ग्रामर के लिए लिखी गई थी, लेकिन ग्रामर के अनुपलब्ध होने पर गेरी बामन को दे दी गई। 15. 16. डैनियल स्टर्न को मार्व के रूप में कास्ट किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्हें बताया गया कि प्रोडक्शन शेड्यूल 6 सप्ताह से बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। बाद में उन्होंने काम छोड़ दिया क्योंकि उन्हें विस्तारित शेड्यूल के लिए अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। उनकी जगह डैनियल रोबक को काम पर रखा गया था, लेकिन 2 दिनों के रिहर्सल के बाद कोलंबस को लगा कि पेस्की के साथ उनकी केमिस्ट्री में कमी है और उन्होंने स्टर्न को वापस बुला लिया। 6. रोबक ने बाद में कहा कि हालांकि वह प्रोडक्शन से निकाले जाने से परेशान थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि यह अनुभव महत्वहीनता का एक छोटा सा झटका था। 17. क्रिस फार्ले ने सांता क्लॉज के प्रतिरूपणकर्ता की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वह कोलंबस को प्रभावित करने में विफल रहे। 18. जॉन कैंडी अपने दृश्यों को फिल्माने के लिए केवल 1 दिन के लिए उपलब्ध थे, जिसे शूट करने में 23 घंटे लगे। उन्हें केवल $414 का भुगतान किया गया था, क्योंकि उन्होंने ह्यूजेस के पक्ष में फिल्म बनाई थी। बदले में वह एकमात्र अभिनेता थे जिन्हें ह्यूजेस ने स्क्रिप्ट से हटकर काम करने की अनुमति दी थी। कोलंबस के अनुसार उनके सभी संवाद सुधारे गए थे। 6. फिल्माने विन्नेटका, इलिनॉइस में होम अलोन हाउस। मुख्य फोटोग्राफी 14 फरवरी 1990 से 8 मई 1990 तक 83 दिनों के दौरान $18.3 मिलियन के बजट पर हुई थी। 19, 20, 21 घर के बाहरी दृश्यों को 671 लिंकन एवेन्यू 22 में स्थित 3 मंजिला एकल परिवार के घर में फिल्माया गया था, जो विन्नेटका, इलिनॉइस के नॉर्थ शोर गांव में है, जहां ह्यूजेस की कई पिछली फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी। 23 लेकिन अलग अलग घरों में फिल्मांकन के लिए इस्तेमाल किए गए घर के एकमात्र अंदरूनी हिस्से जो तैयार फिल्म में शामिल हुए, वे मुख्य सीढ़ी, अटारी और पहली मंजिल की अधिकांश लैंडिंग थीं। 24 जबकि घर के अन्य सभी अंदरूनी हिस्सों को उपकरण और चालक दल के लिए अधिक जगह की अनुमति देने के लिए एक साउंड स्टेज पर डुप्लीकेट किया गया था। ये सेट न्यू ट्रायर हाई स्कूल के पश्चिमी परिसर के तत्कालीन अप्रयुक्त जिम में बनाए गए थे, जिसका उपयोग पहले ह्यूजेस ने अंकल बक और फेरिस ब्यूलर डे ऑफ के लिए किया था, जहां प्रोडक्शन कंपनी ने पहले ही अपने कार्यालय स्थापित कर लिए थे। 671 लिंकन एवेन्यू बाद में एक पर्यटक आकर्षण बन गया। 25 पिछवाड़े में ट्री हाउस विशेष रूप से फिल्म के लिए बनाया गया था और फिल्मांकन समाप्त होने के बाद इसे हटा दिया गया था। 14
केविन विन्नेटका के हबर्ड वुड्स पार्क में मार्ले के साथ अपनी तीसरी मुठभेड़ से भाग जाता है। 26 इसके अलावा वह दृश्य जहां केविन अपने पड़ोसी के बारग्रस्त तहखाने में पानी में बहता है, न्यू ट्रायर हाई स्कूल के उपरोक्त परिसर के खाली स्विमिंग पूल में फिल्माया गया था, जिसमें अमेरिकन एयरलाइंस DC-10 प्रथम श्रेणी केबिन के अंदरूनी हिस्से बास्केटबॉल कोर्ट पर किए गए थे। चर्च के बाहरी हिस्सों को इलिनॉइस के विल्मेट में ट्रिनिटी यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च में फिल्माया गया था, जबकि अंदरूनी हिस्सों को इलिनॉइस के ओक पार्क में ग्रेस एपिस्कोपल चर्च में शूट किया गया था। 27 फिल्मांकन ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 4-16 घंटे के दिनों में भी हुआ, जो खुद और पेरिस में ओरली हवाई अड्डे दोनों के लिए काम करता था। जॉन कैंडी फिल्म के भीतर फिल्म एंजल्स विद फिल्टी सोल्स, जिसका शीर्षक 1938 की अपराध फिल्म एंजल्स विद डर्टी फेसेस की पैरोडी है, के लिए शूटिंग में केवल 1 दिन लगा। मुख्य फोटोग्राफी की आधिकारिक शुरुआत से पहले अंतिम परीक्षण दिवस। यह भ्रम पैदा करने के लिए कि यह फिल्म एक प्रामाणिक 1940 के दशक की गैंगस्टर फिल्म थी, इस दृश्य को ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव फिल्म पर फिल्माया गया था और जॉनी के कार्यालय में उस युग के प्रॉप्स थे। फिल्म के अधिकांश भाग की तरह अधिकांश अनुक्रम को कम चौड़े कोनों से शूट किया गया था, जो पत्रकार डेरिन किंग के अनुसार ऐसी कार्रवाई को कैप्चर करता है जैसे कि कोई बच्चा इसे देख रहा हो। 28 मूल रूप से राल्फ फूडी को स्नेक्स की भूमिका निभानी थी और माइकल गुइडो को जॉनी की भूमिका निभानी थी, लेकिन चूंकि फूडी ने हाल ही में घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी, इसलिए वह मौत का दृश्य नहीं कर पाए, जहां स्नेक्स अपने घुटनों पर गिर जाता है, जिसके कारण भूमिकाएं बदल दी गईं। 29 एंटरटेनमेंट वीकली पत्रिका के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को डी ग्रेड दिया, फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि यह वयस्कों को पीटने का दुखद उत्सव है। ग्लीबरमैन ने कहा कि जॉन ह्यूजेस हमारे तार इस तरह खींच रहे हैं जैसे कि वे कभी कुछ और करना नहीं सीखेंगे। 66 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने फिल्म को 5 में से 3 अंक दिए और कल्किन की जीवंत स्क्रीन उपस्थिति लगभग आत्मविश्वास से भरी की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने उनके अभिनय की आलोचना करते हुए इसे थोड़ा व्यापक और शालीन कहा। 57 BBC के अली बारकले ने लिखा, कल्किन पूरी फिल्म में झुंझलाहट और प्यार के बीच एक महीन रेखा पर चलते हैं। उन्होंने होम अलोन को एक ऐसी फिल्म भी कहा जो क्रिसमस के कुछ बेहतरीन गुणों को पकड़ने में कामयाब रही। 67 रूबला की नाओमी बार्नवेल ने कहा कि होम अलोन में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो एक बेहतरीन बच्चों की फिल्म बनाते हैं। 68 रेडियो टाइम्स के एड्रियन टर्नर ने फिल्म को उद्यम का उत्सव कहा जिसने ग्रह पर हर बच्चे के दिल और दुष्टता को पकड़ लिया। 69 टीवी गाइड के अनुसार होम अलोन का तमाशा सपाट हो जाता है और केवल दर्द रह जाता है। 70 वोकल की मैरियल सबैग ने लिखा, होम अलोन के बारे में सब कुछ सुंदर है और इसमें यथार्थवादी गुण है। 71 लॉस एंजल्स टाइम्स के पीटर रेनर ने चुटकुलों की आलोचना करते हुए लिखा कि वे एक तीखा स्वाद छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक ट्रेलर के रूप में एक पूर्ण लंबाई वाली फिल्म की तुलना में बेहतर है, जब एक ट्रेलर दर्शकों को बहुत सारे परेशान करने वाले संघों से लड़ने के बिना उनकी सराहना करने देता है। 72 होम अलोन धीरे धीरे क्रिसमस की क्लासिक फिल्म बन गई। 73 74 75 76 इसकी प्रशंसा इसके उद्धरणीय वाक्यांशों 77 जाल 78 और मुख्य चरित्र के लिए की गई। 79 स्टाइलिस्ट की हन्नारोजी ने अंत को बहुत प्यारा कहा और जॉन विलियम्स के स्कोर की प्रशंसा करते हुए इसे शानदार कहा। 80 द इंडिपेंडेंट के क्रिस्टोफर हूटन ने भी फिल्म की प्रशंसा की और फिल्मी ने फिल्म एंजल्स विद फिल्टी सोल्स को सिनेमा इतिहास में एक प्रिय फुटनोट कहा। 81 Simco.com के मैट टेलबोट ने कहा कि वेट बैंडिट्स शानदार थे और दोबारा देखने पर कभी पुराने नहीं हुए। 82 नर्डिस्ट के माइकल वॉल्श ने चर्च के दृश्य को फिल्म में सबसे अच्छे सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक बताया। 83 होम अलोन पोलैंड में एक अत्यधिक लोकप्रिय क्रिसमस फिल्म बनी हुई है,
जब इसे हर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पोलसेट पर दिखाया जाता है। 2010 में पोलसेट ने होम अलोन नहीं चलाया, जिससे 90,000 से अधिक लोगों ने फेसबुक पर विरोध प्रदर्शन किया। 2016 में 4.44 मिलियन से अधिक पोल्स ने होम अलोन देखने के लिए पोलसेट को ट्यून किया। 2010 के दशक से इसके टीवी ट्रेलरों में एक टैगलाइन भी शामिल है जो इस लोकप्रियता को स्वीकार करती है, उनके बिना क्रिसमस। यह बिल्कुल असंभव है। 85 यह फिल्म रोमानिया में भी अत्यधिक लोकप्रिय है, जिसे 1995 से प्रो टीवी पर चलाया जा रहा है। 2021 को छोड़कर जब फिल्म एंटेना 1 पर चलाई गई थी। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर जूलियो मैकट ने अपने द्वारा शूट की गई सभी परियोजनाओं में से होम अलोन को अपनी पसंदीदा फिल्म माना है। यह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड की पसंदीदा फिल्म थी। 86 पुरस्कार। 12वें यूथ इन फिल्म अवार्ड्स में मैकाले कल्किन ने मोशन पिक्चर में अभिनय करने वाले सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता का पुरस्कार जीता। 87 फिल्म को 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, एक सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए जिसे जॉन विलियम्स ने लिखा था, और दूसरा समवेयर इन माई मेमोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए विलियम्स द्वारा संगीत और लेस्ली ब्रिकस द्वारा बोल, लेकिन क्रमशः डांस विद वुल्व्स और डिक ट्रेसी से हार गए। 88 89 पुरस्कार वर्ग नामांकित व्यक्ति परिणाम। अकादमी पुरस्कार 90 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर जॉन विलियम्स मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत समवेयर इन माई मेमोरी। संगीत जॉन विलियम्स। बोल लेस्ली ब्रिकस मनोनीत। अमेरिकन कॉमेडी अवार्ड्स 91 मोशन पिक्चर में सबसे मजेदार अभिनेता मुख्य भूमिका मैकाले कल्किन जीत गया। आर्टियोस पुरस्कार 92 फीचर फिल्म कास्टिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि कॉमेडी। होम अलोन को सबसे पहले फॉक्स वीडियो द्वारा 22 अगस्त 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में VHS और लेजरडिस्क पर रिलीज किया गया था। 41 यह उनका पहला वीडियो था जो वीडियो रेंटल मार्केट में जाने के बजाय सीधे सेलथ्रू पर गया। 42 इसकी 11 मिलियन प्रतियां बिकीं, जिससे फॉक्स को $150 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ। 43 जिससे यह E.T. द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल के साथ उस समय का सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो बन गया। 42 बिक्री के कारण फिल्म ने रेंटल मार्केट में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 42 बाद में इसे 5 अक्टूबर 1999 को एक बेसिक पैकेज के रूप में DVD पर रिलीज किया गया। 44 यह फिल्म 2 दिसंबर 2008 को ब्लूरे पर रिलीज हुई, जिसका शीर्षक फैमिली फन एडिशन था। 45 और 5 अक्टूबर 2010 को कलेक्शन पैक में होम अलोन 2 लॉस्ट इन न्यूयॉर्क के साथ रिलीज हुई। 46 यह फिल्म 6 अक्टूबर 2015 को फिर से DVD और ब्लूरे पर फिर से रिलीज हुई, इसके सभी 4 सीक्वल के साथ होम अलोन 25वीं सालगिरह अल्टीमेट कलेक्टर क्रिसमस एडिशन नामक बॉक्स सेट में। 47 15 सितंबर 2020 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट और 20वीं सेंचुरी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर होम अलोन को अल्ट्रा HD ब्लूरे पर रिलीज किया। 48 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। होम अलोन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $285.8 मिलियन और अन्य देशों में $190.9 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $476.7 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट $18 मिलियन था। 3 अपने शुरुआती सप्ताहांत में होम अलोन ने 1202 सिनेमाघरों से $17 मिलियन की कमाई की, जो प्रति साइट औसतन $14,211 और अगले 6 हफ्तों में अंतिम कुल और अतिरिक्त स्क्रीन का सिर्फ 6% था। जनवरी 1991 की शुरुआत में अपने 8वें सप्ताहांत के दौरान 2174 स्क्रीन की अधिकतम संख्या के साथ। 49 होम अलोन नवंबर के 16 से 18 1990 के अपने रिलीज सप्ताहांत से लेकर 1 से 3 फरवरी 1991 के सप्ताहांत तक लगातार 12 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 फिल्म थी। 50 49
स्लीपिंग विद द एनिमी के $13 मिलियन से खुलने पर इसे शीर्ष स्थान से हटा दिया गया था। 49 यह ईस्टर सप्ताहांत के काफी बाद 26 अप्रैल के सप्ताहांत तक शीर्ष 10 में बनी रही। अंत में शीर्ष 10 से बाहर होने से पहले यह शीर्ष 10 में 2 बार और प्रदर्शित हुई, 31 मई से 2 जून का सप्ताहांत और जून के 14 से 16 का सप्ताहांत। 51 अपने प्रदर्शन के 9 महीने से अधिक समय के बाद फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत से 16 गुना कमाई की और 285 761 243 की अंतिम सकल कमाई की। 52 यह फिल्म गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लाइव एक्शन कॉमेडी के रूप में सूचीबद्ध है। 53 और 2011 में द हैंगओवर पार्ट 2 द्वारा इसे पीछे छोड़े जाने तक यह रिकॉर्ड कायम रहा। 54 जब तक फिल्म ने सिनेमाघरों में अपना काम पूरा कर लिया, तब तक होम अलोन दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी होम वीडियो बॉक्स के अनुसार केवल स्टार वार्स उस समय $322 मिलियन और ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल $399 मिलियन उस समय से पीछे थी। बॉक्स ऑफिस मोजो का अनुमान है कि फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 67.7 मिलियन से अधिक टिकट बेचे। 3 यह सबसे अधिक कमाई करने वाली क्रिसमस फिल्म भी थी, जब तक कि इसे 2018 में डॉ. सीस की द ग्रिंच ने पीछे नहीं छोड़ दिया। 55 इस फिल्म ने कल्किन को एक बाल कलाकार बना दिया। 57 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर होम अलोन को 116 समीक्षाओं के आधार पर 66% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.910 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, होम अलोन का असमान लेकिन अक्सर मजेदार आधार अनुचित रूप से पतला है, जिसे मैकॉले कल्किन के प्यारे प्रदर्शन और मजबूत सहायक सितारों द्वारा बढ़ावा दिया गया है। 58 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 9 आलोचकों के आधार पर 100 में से 63 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 59 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 60 वैरायटी पत्रिका ने फिल्म की कास्ट की प्रशंसा की। 61 द वॉशिंगटन पोस्ट की जीन कूपर ने फिल्म की कॉमेडी के लिए प्रशंसा की। 62 द वॉशिंगटन पोस्ट के ही हैल हिंसन ने कोलंबस के निर्देशन और कल्किन के अभिनय की प्रशंसा की। 63 हालांकि द न्यूयॉर्क टाइम्स की कैरिन जेम्स ने शिकायत की कि फिल्म का पहला भाग फ्लैट और आश्चर्यजनक नहीं है, जैसा कि इसका प्यारा सा आधार बताता है। उन्होंने दूसरे भाग की प्रशंसा इसके हास्यपूर्ण हास्य के लिए की। उन्होंने केविन और मार्ले के बीच संवाद के साथ साथ फिल्म के अंतिम दृश्यों की भी प्रशंसा की। 64 शिकागो सनटाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 2+4 स्टार रेटिंग में से 1-2। उन्होंने फिल्म में विस्तृत बूबी ट्रैप की तुलना रूब गोल्डबर्ग मशीनों से की और लिखा, वे ऐसे जाल हैं जिन्हें कोई भी 8 वर्षीय बच्चा बना सकता है, अगर उसके पास $10,000 का बजट हो और मूवी स्पेशल इफेक्ट्स के लोगों की टीम की सहायता हो। और कथानक की आलोचना करते हुए कहा कि यह इतना अविश्वसनीय है कि उनके लिए बच्चे केविन की दुर्दशा के बारे में वास्तव में परवाह करना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने कल्किन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 65 अलेक्जेंडर डेविड लिंच, जन्म 3 जनवरी 1989, एक अमेरिकी पूर्व बाल कलाकार है, जिन्होंने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में कई फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में अभिनय किया। उनकी फिल्म भूमिकाओं में होम अलोन 3, 1997 और मैक्स कीबल की बिग मूव, 2001 शामिल है। उन्होंने 2007 में अभिनय से संन्यास ले लिया। प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। लिंच का जन्म सांता बारबरा, कैलिफोर्निया में हुआ था। वे डेबोरा नी बाल्टेक्स के बेटे हैं, जो एक वकील है, और डॉ. डैनियल लिंच, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा में संचार के प्रोफेसर है। उनकी 2 छोटी बहनें हैं, लिली एलिस और लिविया। उनके माता-पिता का तलाक हो चुका है और वे अपनी मां के साथ रहते थे। परिवार यहूदी है
और एलेक्स ने एक बार मिज्वा समारोह किया था। 3. उन्होंने लॉस एंजिल्स में अलेक्जेंडर हैमिल्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसके दौरान वह गैराज बैंड द फेज आर्मरा के प्रमुख गायक थे। 4. बाल कलाकार के रूप में अपने करियर के बाद लिंच ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में कॉलेज में भाग लिया, जहां वह एक कैंपस इम्प्रूव ग्रुप जेरिको में शामिल हो गए। 5. उन्होंने 2011 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6. उन्होंने 2017 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स में शहरी और क्षेत्रीय नियोजन में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। 7. 8. अभिनय कैरियर। लिंच ने 1995 में टेलीविजन सीरीज साइबिल के एक एपिसोड में अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद वे कई टेलीविजन प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। 1995 में थोड़े समय के लिए सोप ओपेरा द यंग एंड द रेस्टलेस में फिलिप चांसलर फोर की भूमिका निभाई। उन्हें 1996 की फीचर फिल्म वन फाइन डे में मिशेल फिफर के चरित्र के बेटे के रूप में लिया गया था। 9. उनकी बड़ी सफलता 1997 की क्रिसमस फिल्म होम अलोन 3 में आई, लेकिन पिछली ब्लॉकबस्टर होम अलोन फीचर फिल्मों के मैककेलिस्टर परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकारों की कमी के कारण फिल्म को ठंडी प्रतिक्रिया मिली। 10. 2001 में लिंच ने डिज्नी फिल्म मैक्स कीबल्स बिग मूव में शीर्षक चरित्र निभाया, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 11. 12. अभिनय के बाद करियर। 2023 तक लिंच लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में एक कानूनी शोधकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और वह एक प्रमुख विज्ञान प्रशिक्षक भी है। 13. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका अन्य नोट। 1996 द केबल गाय टोनी अमान्य। एक दिन का किस्सा है सैमी पार्कर। 1997 होम अलोन 3 एलेक्स प्रूइट। 14. 1999 टार्जन युवा टार्जन आवाज मेरा भाई सुअर फ्रायड। 2000 ब्रूनो बट्टाग्लिया टाइटन एई यंग केल टकर आवाज उछलना स्कॉट जेनेलो। 2001 मैक्स कीबल का बड़ा कदम मैक्स कीबल। 15. अंतरिक्ष की दौड़ विल्हेम बिली वॉन ह्यूबर। 2002 लाल ड्रैगन युवा फ्रांसिस डोलरहायर आवाज। 2005 शौकिया बीली। 2007 ऑर्डर अप बसबॉय कॉनर चुने ओवेन नोरिस। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1995 युवा और बेचैन फिलिप चांसलर फो 6 एक एपिसोड। सिबिल जेसन 1 एपिसोड। लोइस और क्लार्क सुपरमैन का नया रोमांच जेसी स्टीपनोविक 1 एपिसोड। असली राक्षस बेटा और छोटा लड़का 1 एपिसोड। क्रमशः होवी 1 एपिसोड। गायब हो गई टेडी टीवी फिल्म। 1996 अनिमंत्रित जोनाथन जॉनसन। 2001 देवदूत द्वारा छुआ गया जॉय हॉक 1 एपिसोड। एयर डेनिस 1 एपिसोड। 2001 जेनी परियोजना एंड्रयू आर्चिबाल्ड टीवी फिल्म। 2001 से 2002 मितवेती पीट कैलकेटेरा 20 एपिसोड। 2002 है अर्नोल्ड शॉर्टमैन 2 एपिसोड। 2003 पूर्ण न्यायालय चमत्कार एलेक्स श्लोत्स्की टीवी फिल्म। निकास 9 रिची सॉमरसेट। 2004 क्रॉसबॉल्स द डिबेट शो पीएसए किड 1 एपिसोड। जैक और बॉबी शिकारी 1 एपिसोड। निकोलस ग्लेनी स्मिथ एक अंग्रेजी फिल्म स्कोर संगीतकार, कंडक्टर और संगीतकार है, जो हंस जिमर के अक्सर सहयोगी है और द रॉक सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित। 2006 की ऐतिहासिक फिल्म चिल्ड्रन ऑफ ग्लोरी और 1993 की जासूसी थ्रिलर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सहित कई फिल्मों के स्कोर में योगदान दिया है। ग्लेनी स्मिथ ने होम अलोन 3, द मैन इन द आयरन मास्क, वी वेयर सोल्जर्स, सेक्रेटेरिएट, डिज्नी की डायरेक्ट टू वीडियो एनिमेटेड फिल्म द लायन किंग 2, सिम्बास प्राइड, लॉरा स्टर्न, डेर क्लेन आइसपेयर 2 डाई गेहेमनिसवोले इंसेल और ए साउंड ऑफ थंडर के लिए भी स्कोर तैयार किए हैं। ग्लेनी स्मिथ हंस जिमर की फिल्म स्कोर कंपनी रिमोट कंट्रोल प्रोडक्शंस का हिस्सा है, जिसके लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स, रिवेंज ऑफ द फॉलन,
एक्समेन, फर्स्ट क्लास और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स के साउंड ट्रैक के लिए संगीत का संचालन किया है। वे मैन ऑफ स्टील के स्कोर पर जिमर के साथ संगतकार थे। ग्लेनी स्मिथ फ्रेंच थीम पार्क ले पुई डू फू में संगीत के मास्टर संगीतकार है। उन्होंने पूर्व पिंक फ्लॉयड बेसिस्ट रोजर वाटर्स के साथ सहयोग किया है। उन्होंने 1986 की फिल्म व्हेन द विंड ब्लोज के लिए वाटर्स के स्कोर पर काम किया, फिर वाटर्स के 1987 के रेडियो काओस एल्बम के गीत द पावर्स दैट बी के लिए कुछ कीबोर्ड ओवरबिंग प्रदान की। उन्होंने पीटर वुड के साथ कीबोर्डिस्ट के रूप में बर्लिन में 1990 के कॉन्सर्ट द वॉल लाइव में प्रदर्शन किया। उन्होंने 1980 के दशक में क्लिफ रिचर्ड के साथ भी दौरा किया, फिर से कीबोर्ड बजाया। 1987 में वे निर्माता विक कॉपरस्मिथहेवन और गायक केनी यंग के साथ एल्बम ट्रांसमिशन 1 के लिए समूह नाम जेंटलमैन विदाउट वेपन्स के तहत जिम्मेदार थे। संगीत कैरियर। ग्लेनी स्मिथ का जन्म लंदन में हुआ था। 1975 में उन्होंने बैंड वैली के साथ अपने संगीत कैरियर की शुरुआत की। उनके दूसरे एल्बम वैली गार्डन्स में कीबोर्ड बजाया। 1980 में उन्होंने लियो सेयर के एल्बम लिविंग इन ए फैंटेसी में कीबोर्ड बजाया। 1980 में ही उन्होंने क्लिफ रिचर्ड के साथ रिकॉर्डिंग और दौरा करना शुरू कर दिया। 3 एल्बमों में दिखाई दिए, आई एम नो हीरो, सिंथेसाइजर, वायर्ड फॉर साउंड, इंजीनियर, 1 गाने पर पियानो, और द रॉक कनेक्शन, 1 गाने पर सिंथेसाइजर। 2, 3, 4 ग्लेनी स्मिथ को रोजर डाल्ट्रे के एकल एल्बमों अंडर ए रेजिंग मून और कैनट वेट टू सी द मूवी और पॉल मैकार्टनी के एकल एल्बमों प्रेस टू प्ले और फ्लावर्स इन द डर्ट में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने फिल कोलिंस, टीना टर्नर, एल्विस कोस्टेलो, फेरेल विलियम्स, निक केरशॉ, डुआने एडी, कैटरीना एंड द वेव्स और द एडवेंचर्स सहित कई अन्य कलाकारों के साथ भी काम किया है। 5. फिल्मोग्राफी। प्राथमिक संगीतकार के रूप में। वर्ष शीर्षक निदेशक स्टूडियो नोट्स 1996 2 अगर समुद्र से बिल बेनेट मॉर्गन क्रीक प्रोडक्शंस वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स चट्टान माइकल बे हॉलीवुड पिक्चर्स हंस जिमर और हैरी ग्रेगसन विलियम्स के साथ 1997 नीचे आग फेलिक्स एनरिकेज अल्काला वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स होम अलोन 3 राजा गोस्नेल 20वीं सेंचुरी फॉक्स साइक्लोप्स बेबी डीजे कारूसो टचस्टोन पिक्चर्स लघु फिल्म 1998 मैन इन द आयरन मास्क रैंडल वालेस मेट्रो गोल्डविन मेयर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स द लायन किंग 2 सिम्बाज प्राइड डेरेल रूनी वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट डिज्नी टून स्टूडियो चार्ल्स एडवर्ड डर्निंग 28 फरवरी 1923 से 24 दिसंबर 2012 एक अमेरिकी अभिनेता थे जो 200 से अधिक फिल्मों, टेलीविजन शो और नाटकों में दिखाई दिए। 2 डर्निंग की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में द स्टिंग 1973, डॉग डे आफ्टरनून 1975, द मपेट मूवी 1979, ट्रू कन्फेशंस 1981, टूट्सी 1982, डिक ट्रेसी 1990 और ओ ब्रदर वेयर आर टू 2000 शामिल है। उन्हें द बेस्ट लिटिल वोरहाउस इन टेक्सास 1982 और टू बी और नॉट टू बी 1983 दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अपने अभिनय करियर से पहले डर्निंग ने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा की और युद्ध में वीरता के लिए उन्हें सजाया गया था। प्रारंभिक जीवन। डर्निंग का जन्म न्यूयॉर्क के हाईलैंड फॉल्स में हुआ था। वे लुईस नी लियोनार्ड 1894 से 1982 वेस्ट पॉइंट की एक धोबी और जेम्स ई डर्निंग 1883 सी 1935 के पुत्र थे। 3 उनके पिता एक आयरिश अप्रवासी थे। 4 और उनकी मां भी आयरिश मूल की थीं। 5 डर्निंग का पालन पोषण कैथोलिक हुआ। 6 7 डर्निंग 10 बच्चों में से 9 थे। उनके 3 भाई जेम्स रोजर के रूप में जाने जाते हैं 1915 से 2000, क्लिफोर्ड 1916 से 1994 और गेराल्ड
1926 से 2000 और उनकी बहन फ्रांसेस 1918 से 2006 वयस्कता तक जीवित रहे, लेकिन 5 बहनें बच्चों के रूप में स्कारलेट ज्वर और चेचक से मर गईं। 3. सैन्य सेवा। डर्निंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में सेवा की। उन्हें 20 वर्ष की आयु में भर्ती किया गया था। नॉर्मैंडी के डी-डे आक्रमण के बाद डर्निंग एक तोपखाने इकाई के हिस्से के रूप में फ्रांस में उतरे। 8. बोकेज में एक जर्मन एंटी पर्सनल माइन से घायल होने के बाद उन्होंने ठीक होने में 6 महीने बिताए। डर्निंग को 1वें इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 398वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में फिर से नियुक्त किया गया और दिसंबर 1944 में बैटल ऑफ द बल्गे में भाग लिया। उन्हें 30 जनवरी 1946 को प्राइवेट फर्स्ट क्लास के पद से छुट्टी दे दी गई। 9. युद्ध के दौरान अपनी वीरता और प्राप्त घावों के लिए डर्निंग को सिल्वर स्टार, ब्रॉन्ज स्टार और 3 पर्पल हार्ट्स से सम्मानित किया गया। 10. अतिरिक्त पुरस्कारों में आर्मी गुड कंडक्ट मेडल, अमेरिकन कैंपेन मेडल और एरोहेड डिवाइस के साथ यूरोपियन अफ्रीकन मिडिल ईस्टर्न कैंपेन मेडल और 2 कांस्य सेवा सितारे और द्वितीय विश्व युद्ध विजय पदक शामिल थे। 11. उनके बैज में कॉम्बैट इन्फेंट्रीमैन बैज, राइफल बार के साथ विशेषज्ञ बैज और ऑनरेबल सर्विस लेपल पिन शामिल थे। 9. अप्रैल 2008 में डर्निंग को लॉस एंजिल्स में फ्रांसीसी वाणिज्य दूत से फ्रांसीसी राष्ट्रीय सम्मान लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। बैज और पिन: लड़ाकू पैदल सैनिक बैज राइफल बार के साथ विशेषज्ञ बैज माननीय सेवा लेपल बटन। रिबन: कांस्य ओक पत्ती समूह, कांस्य ओक पत्ती समूह। नोक कांस्य सितारा, कांस्य सितारा। सिल्वर स्टार, कांस्य सितारा। 2 ओक पत्ती समूहों के साथ बैंगनी दिल, अच्छे आचरण पदक, अमेरिकी अभियान पदक। ईएमई अभियान पदक। 2x द्वितीय विश्व युद्ध विजय पदक लीजन ऑफ ऑनर, शेवेलियर। अनुभवी समूह और प्रवक्ता: डर्निंग ने अमेरिकी दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न समारोहों में भाग लिया, जिसमें अस्पताल में भर्ती दिग्गजों के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सलामी के अध्यक्ष के रूप में सेवा करना शामिल था। 12. वह मेमोरियल डे सप्ताहांत की रविवार शाम को हर साल पीबीएस द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय मेमोरियल डे कॉन्सर्ट में 17 वर्षों तक एक सम्मानित अतिथि वक्ता थे। 26 मई 2013 को राष्ट्रीय स्मृति दिवस समारोह में डर्निंग को विशेष श्रद्धांजलि दी गई, जब उनके सम्मान में टैप्स बजाया गया। अभिनय कैरियर: 1975 में टेलीविजन के लिए बनी फिल्म क्वीन ऑफ द स्टारडस्ट बॉलरूम में मॉरीन स्टेपल्टन के साथ दोनों को एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अभिनय करियर को आगे बढ़ाते हुए डर्निंग एक पेशेवर बॉलरूम डांसर न्यूयॉर्क शहर में फ्रेड एस्टायर डांस स्टूडियो में पढ़ाते थे। 13. डर्निंग ने अपने करियर की शुरुआत 1951 में की थी। एक बर्लेस्क थिएटर में एक अशर के रूप में काम करते हुए उन्हें मंच पर एक शराबी अभिनेता की जगह लेने के लिए काम पर रखा गया था। 13. इसके बाद उन्होंने लगभग 50 स्टॉक कंपनी प्रोडक्शंस और विभिन्न ऑफ ब्रॉडवे नाटकों में प्रदर्शन किया। अंततः द पब्लिक थिएटर और न्यूयॉर्क शेक्सपियर फेस्टिवल के संस्थापक जोसेफ पप का ध्यान आकर्षित किया। 13. 1961 से शुरू होकर वह शेक्सपियर फेस्टिवल के हिस्से के रूप में 35 नाटकों में दिखाई दिए। 13. मेरे जीवन का वह समय मेरा सबसे अच्छा समय था, डर्निंग ने 2001 में पिट्सबर्ग के पोस्ट गजेट को बताया। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वह जोसेफ पप ज्यादा पैसे नहीं देते थे। आपको प्रदर्शन के लिए वेतन के साथ साथ रिहर्सल का वेतन भी मिलता था। हम गर्मियों में सेंट्रल पार्क में 3 नाटक करते थे और फिर आप हर साल लाफायट स्ट्रीट पर 3 से 6 नाटक करते थे। नए लेखकों द्वारा नए नाटक: सैम शेपर्ड, डेविड मैमेट, डेविड राबे, जॉन फोर्ड नूनन, जेसन मिलर। इस अवधि के दौरान उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1965 में हार्वे मिडलमैन, फायरमैन में अभिनय करके अपनी फिल्मी शुरुआत की। वे जॉन फ्रैंकेनहाइमर की आई वॉक द लाइन 1970 में ग्रेगरी पेक के साथ और ब्रायन डी पाल्मा की 3 फिल्मों में नजर आए। हाय मॉम 1970, चार्ल्स डर्नहैम के रूप में,
सिस्टर्स 1973 और द फ्यूरी 1978। वे बारबरा हर्शे और जॉन लिथको के साथ डीलिंग और द बर्कले टू बोस्टन 40 ब्रिक लॉस्टबैग ब्लूज 1972 में भी नजर आए। ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में डर्निंग के प्रदर्शनों में शामिल है ड्रेट द कैट 1965, पुसे कैफे 1966, द हैप्पी टाइम 1968, इंडियंस 1969, दैट चैंपियनशिप सीजन 1972, इन द बूम बूम रूम 1973, 14 द ऑपेयर मैन 1973, 14 नॉक नॉक 1976, 14 कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ 1990, इनहेरिट द विंड 1996, द जिन गेम 1997, 13 और द बेस्ट मैन 2002 में उन्होंने टोनी रैंडल द्वारा निर्मित अल पचिनो के साथ बर्टोल्ट ब्रेख्ट की द रेसिस्टिबल राइज ऑफ आर्टुरो उई में अभिनय किया। उन्होंने लिंकन सेंटर के मिडजी ई न्यूहाउस थिएटर में डायने विस्ट के साथ वेंडी वासेरस्टीन के अंतिम नाटक थर्ड 2005 में जैक जेमसन की भूमिका निभाई। डर्निंग ने वेस्टवुड प्लेहाउस के 1977 में डेविड रेबे के स्ट्रीमर्स के निर्माण में अपने शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए लॉस एंजल्स ड्रामा क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड जीता। 1980 में उन्होंने लॉस एंजल्स के अहमनसन थिएटर के प्रोडक्शन ऑन गोल्डन पॉन्ड में जूली हैरिस के साथ नॉर्मन थायर जूनियर के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा जीती। 1999 में 1972 में निर्देशक जॉर्ज रॉय हिल टोनी पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटक दैट चैंपियनशिप सीजन में डर्निंग के प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उन्हें द स्टिंग 1973 में एक भूमिका की पेशकश की। 14 बेस्ट पिक्चर विजेता में पॉल न्यूमैन और रॉबर्ट रेडफोर्ड अभिनीत डर्निंग ने एक कुटिल पुलिस वाले लेफ्टिनेंट डब्ल्यूएम स्नाइडर के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की जो पेशेवर ठगों पर नजर रखता है और उन्हें ठगता है। वह युवा ठग जॉनी हुकर रेडफोर्ड का हठपूर्वक पीछा करता है केवल अंत में ठगी करने वाला बनने के लिए। अन्य फिल्म क्रेडिट में अल पैचिनो के साथ डॉग डे आफ्टरनून, व्हेन ए स्ट्रेंजर कॉल्स, द फाइनल काउंटडाउन, द हिंडनबर्ग, बर्ट लैंकेस्टर के साथ ट्वाइलाइट्स लास्ट ग्लेमिंग क्वीन ऑफ द स्टारडस्ट बॉलरूम, टेलीविजन के लिए बनाया गया संगीत में जिसमें उन्होंने डाकिया की भूमिका निभाई जो डांस फ्लोर पर मॉरीन स्टेपल्टन की अकेली विधवा तक पहुंचता है। एटिका टाइन डेली के साथ पीबीएस का डांसिंग बियर, पीबीएस प्रोडक्शन आई वुड बी कॉल्ड जॉन पोप जॉन 23 के रूप में, हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम, केसी स्टेंगल जिसमें डर निंग ने महान बेसबॉल मैनेजर चार्ल्स डिलन केसी स्टेंगल की भूमिका निभाई। हैरी हैमलिन और कोलिन ड्यूहर्स्ट के साथ एनबीसी की मिनी सीरीज स्टड्स लोनिगन, जेनिफर जेसन लेह के साथ द बेस्ट लिटिल गर्ल इन द वर्ल्ड। 15 1976 में उन्हें टेलीविजन मिनी सीरीज कैप्टन एंड द किंग्स। 1979 में उन्होंने डॉग हॉपर की भूमिका निभाई जो एक मेंढक पैर रेस्तरां का मालिक है और द मपेट मूवी में मुख्य प्रतिपक्षी है। 16 टुट्सी में उन्होंने डस्टिन हॉफमैन के क्रॉस रेसिंग लीड कैरेक्टर के लिए एक प्रेमी की भूमिका निभाई। 14 दोनों अभिनेताओं ने 1985 के डेथ ऑफ ए सेल्समैन के टीवी प्रोडक्शन में फिर से साथ काम किया। 1993 में उन्होंने शॉन पेन निर्देशित संगीत वीडियो डांस विद द वन दैट ब्रॉट यू में अतिथि भूमिका निभाई जिसमें शानिया ट्वेन भी थी। अन्य फिल्म भूमिकाओं में हेनरी लार्सन होम फॉर द हॉलीडेज 1995 में होली हंटर के चरित्र के दयालु पिता और द हडस्कर प्रॉक्सी 1994 में वारिंग हडस्कर शामिल है। उन्होंने कोएन ब्रदर्स के साथ फिर से काम किया और कोएन ब्रदर्स की ओ ब्रदर वेयर आर टू 2000 में मिसिसिपी के एक सनकी गवर्नर पैपी ओडेनियल, टेक्सास के राजनीतिज्ञ और शोमैन डब्ल्यू ली ओडेनियल पर आधारित एक चरित्र की भूमिका निभाई। बर्ट रेनॉल्ड्स की टीवी श्रृंखला इवनिंग शेड में शहर के डॉक्टर हरलान एल्ड्रिज 1990 से 1994 के रूप में प्रदर्शित होने से पहले डर्निंग रेनॉल्ड्स के साथ 5 फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें 1979 की स्टार्टिंग ओवर, 1981 की शार्कीज मशीन, 1982 की बेस्ट लिटिल वोरहाउस इन टेक्सास,
1985 की स्टिक और 1999 की होस्टेज होटल शामिल है। टीवी पर डर्निंग ने एवरीबडी लव्स रेमंड में बैरोन परिवार के लंबे समय से पीड़ित पैरिश पादरी फादर हुबली की भूमिका निभाई। उन्होंने एनिमेटेड सीरीज फैमिली गाय में पीटर के धार्मिक कट्टरपंथी पिता आवर्ती चरित्र फ्रांसिस ग्रिफिन की आवाज भी निभाई। वह एफएक्स टेलीविजन सीरीज रेस्क्यू मी में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने डेनिस लेरी के चरित्र के सेवानिवृत्त फायरफाइटर पिता माइक गेविन की भूमिका निभाई। मई 2008 में 2005 में उन्हें कॉल ऑफ साइलेंस में एक मरीन वेटरन की भूमिका के लिए एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, जो कि टेलीविजन श्रृंखला एनसीआईएस का एक एपिसोड था, जिसका पहला प्रसारण 23 नवंबर 2004 को हुआ था। डर्निंग का किरदार खुद को अधिकारियों के हवाले कर देता है और जोर देकर कहता है कि 6 दशक पहले इवो जीमा पर भयंकर युद्ध के दौरान अपने दोस्त की हत्या करने के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 17 घटना की असली सच्चाई तभी निश्चित रूप से पता चलती है जब अपराधबोध से ग्रस्त वेटरन युद्ध के मैदान की घटनाओं को फिर से जीने के लिए एक कैथार्सिस से गुजरता है। टेलीविजन पर अपनी कई भूमिकाओं के लिए उन्होंने 9 एमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। उन्हें 1982 में द बेस्ट लिटिल वोरहाउस इन टेक्सास और 1983 में टू बी और नॉट टू बी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिला। 14 उन्होंने टेलीविजन मिनीसीरीज द केनेडीज ऑफ मैसाचुसेट्स में अपनी सहायक भूमिका के लिए 1990 में गोल्डन ग्लोब जीता, जिसमें उन्हें पहले 3 नामांकन मिले थे। उसी वर्ष उन्होंने कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ में बिग डैडी के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए टोनी पुरस्कार जीता। 13 दैट चैंपियनशिप सीजन और थर्ड में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें 2 ड्रामा डेस्क पुरस्कार मिले। 1999 में डर्निंग को ब्रॉडवे पर थिएटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 27 जनवरी 2008 को 14वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड समारोह में उन्हें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 31 जुलाई 2008 को उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर उनके एक आदर्श जेम्स कैग्नी के बगल में एक स्टार दिया गया। उन्होंने परेड को बताया, हमारे अंदर हमारी आत्मा की गहराई में कई रहस्य है जिनके बारे में हम नहीं चाहते कि कोई जाने। हमारे अंदर भय और घृणा है। एक भयानक जगह है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, वह जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता। भयानक चीजें जिन्हें हम गुप्त रखते हैं, उनमें से बहुत कुछ अभिनय के माध्यम से बाहर आ जाता है। चार्ल्स डर्निंग संग्रह अकादमी फिल्म आर्काइव में रखा गया है। जिन फिल्मों में वे नजर आए, उनके संग्रह में मुख्य रूप से वे फिल्में शामिल हैं जिनकी वे प्रशंसा करते थे, और साथ ही पारिवारिक घरेलू फिल्मों का एक छोटा संग्रह भी है। 19 मौत आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में कब्र। चार्ल्स डर्निंग की मृत्यु 89 वर्ष की आयु में 24 दिसंबर 2012 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैनहट्टन में उनके घर पर प्राकृतिक कारणों से हुई। 20-21 उन्हें अर्लिंगटन नेशनल कब्रिस्तान में दफनाया गया। 27 दिसंबर 2012 को ब्रॉडवे थिएटरों ने उनके सम्मान में अपनी रोशनी कम कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने डर्निंग की 200 से अधिक श्रेय प्राप्त भूमिकाओं पर टिप्पणी की, ने उन्हें और अभिनेता जैक क्लुगमैन, जिनकी उसी दिन मृत्यु हो गई, को साधारण को श्रेष्ठ बनाने वाले असाधारण अभिनेता के रूप में संदर्भित किया। 23 हफिंगटन पोस्ट ने दोनों पुरुषों की तुलना करते हुए उन्हें चरित्र अभिनेता टाइटन्स कहा। 24 व्यक्तिगत जीवन। डर्निंग ने 1959 में अपनी पहली पत्नी कैरोल डॉटी से शादी की। 1972 में तलाक लेने से पहले उनके 3 बच्चे थे। डर्निंग ने 1974 में अपनी दूसरी पत्नी मैरी एन अमेलियो से शादी की। 2010 में दोनों ने अलगाव की आधिकारिक घोषणा दायर की। उद्धरण वांछित फिल्मोग्राफी। पतली परत। तो दोस्तों इसे रिलीज़ किया गया था लगभग, मैं आपको बता दूं, 12 दिसंबर 1997 में, और ये एक सुपर डुपर हिट एक तरह से उस दौर की मूवी रही थी।
दोस्तों इसका बजट था तकरीबन 32 मिलियन। इसके अंदर इसने जो कलेक्शन दिया वो लगभग था 79.1 मिलियन, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था उस दौर के अंदर। और स्पेशली किड्स को ये बेहतरीन एक तरह से पसंद आई थी। प्रेजेंट टाइम पर आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, वहाँ पर यह अवेलेबल है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।